हेलो बच्चों, आज हम एनपीओ के बारे में पढ़ेंगे। एनपीओ का मतलब क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बल्कि समाज की सेवा के लिए काम करती है। तो एनपीओ जो चैप्टर है आपका, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपके +2 में फर्स्ट चैप्टर है आपके अकाउंट्स का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो ये मैंने वीडियो बनाई है, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपकी इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत मदद करेगी। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से एक एक चीज़ देखते जाइए, और जहाँ आपको लगे वहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर वो चीज़ अपने पास ज़रूर से ज़रूर नोट कीजिए। और आप मुझे लास्ट में कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है तो आप लास्ट में मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। इस वीडियो में मैंने आपको बताया, जैसे कि लिखा हुआ टॉपिक, कि बेसिक्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक्स को समझेंगे। कि किसी भी चैप्टर को अगर हमें समझना है तो उसके बेसिक्स हमें पहले समझने ज़रूरी है ना। तो इसमें भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम एनपीओ बोलते हैं, इसके हम बेसिक्स को समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसके बेसिक समझने के लिए पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि एनपीओ है क्या। एनपीओ का मतलब है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती बल्कि समाज के एक वर्ग की सहायता के लिए काम करती है, जैसे स्कूल, क्लब, हॉस्पिटल आदि। इसका ये मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो फ़ायदा कमाने के लिए काम कर ही नहीं रही, वो संस्था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। अब सोचने वाली बात क्या है कि जब ये प्रॉफिट कमाने के लिए काम ही नहीं कर रही तो इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा, कौन लगाएगा इसके लिए पैसा? क्या ये दिमाग में आपकी बात नहीं आ रही है? तो हम आज इसके ही बारे में बात करेंगे कि इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसा आता कहाँ से है। तो देखिए, मैंने आपसे बात करी कि इसको चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है। देखिए, कोई भी एक आइडिया होता है, कभी किसी के माइंड में कोई आता है, तो अगर वो दूसरों के साथ शेयर करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सबको आइडिया पसंद ही आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सबको नापसंद भी हो। तो आपकी जैसे जैसे आप सोच रखते हैं, वैसे आपकी सोच जैसे कुछ लोग आपको अगर और मिल जाते हैं तो आप एनपीओ स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ आप समाज की कोई सेवा करना चाहते हैं, कोई मदद करना चाहते हैं जिस भी तरीके से, तो आपने अपना ये आइडिया और लोगों के साथ शेयर किया, तो हो सकता है कि कुछ लोग आपके साथ मेंबर्स आपके बन जाएं और इस संस्था को चलाने के लिए आपके साथ जुड़ जाएं। ठीक है, तो इसको चलाने के लिए अब आज हम बात कर रहे हैं कि पैसा कहाँ से आता है। तो इसमें मैंने बताया कि इसमें कुछ लोग मेंबर्स के रूप में जुड़ जाते हैं। जब आप एक संस्था बनाते हैं तो कुछ लोग इसमें मेंबर के रूप में जुड़ जाते हैं। तो मेंबर क्या फ्री में बन जाओगे? नहीं, मेंबर बनने के लिए हर साल एक फ़िक्स्ड अमाउंट पे करना पड़ता है, जिसे चंदा कहते हैं। इसे इंग्लिश में सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। इसकी हम डिटेल से अगले वीडियोस में बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये मेन सोर्स होता है इनकी इनकम का, एनपीओ की, जिस पैसे से ये आगे अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे सपोज़ आपके पास अभी आपने स्टार्टिंग की है, अभी 10 ही लोग आपके साथ जुड़े हैं, तो 10 मेंबर्स हो गए। सपोज़ कीजिए कि पूरे साल में एक मेंबर 5,000 रुपये सब्सक्रिप्शन दे रहा है। तो ये सब्सक्रिप्शन फ़िक्स होती है कि उन्हें इतने देने ही पड़ेंगे हर साल। तो आपने कितने पैसे इकट्ठे किए पूरे साल में? 10 बंदे हो आप लोग, 10 मेंबर्स, और 5,000 रुपये एक पर्सन पे कर रहा है, तो 50,000 रुपये आपके पास इकट्ठे हो गए। तो उस 50,000 से आपने स्टार्टिंग कर ली कि आपने स्टार्टिंग में इतने पैसे से आपने लोगों की मदद करनी शुरू करी। मदद किस रूप में आप कर सकते हैं? जैसे सपोज़ आपने कोई हॉस्पिटल खोला है, आप उसमें जो दवाइयाँ हैं वो बहुत ही नॉर्मल रेट्स पर प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आप अपना कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, और सर्विसेज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप दे रहे हैं। सपोज़ आपने कोई स्पोर्ट्स के लिए क्लब खोला है, तो उसमें बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग सिखाई जा रही है, सर्विसेज के पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। तो ये इस तरह की एनपीओ स्टार्ट आप कर सकते हैं। मतलब कोई संस्था अगर स्टार्ट कर रही है तो जैसे जैसे इसके मेंबर्स बढ़ते जाएंगे, कोई काम अगर आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में वो थोड़ा होता है, बाद में ये ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसमें मेंबर्स जो हैं वो बार बार आ भी सकते हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं,
अगर आपकी संस्था अच्छा काम कर रही है तो मेंबर्स इसके साथ लगातार जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसकी इनकम का पहला सोर्स आपको शायद समझ में आ गया कि जो हर साल इसको मिलने वाला सब्सक्रिप्शन है इसके मेंबर से जो मिलेगा वो इसकी इनकम का सोर्स है। उस पैसे से ही इस संस्था को चलाया जाता है, ये इसकी इनकम का मेन सोर्स है। ठीक है, क्या आपको लगता है इसके अलावा भी कोई और सोर्सेज हैं? जी हाँ, अब जान लेते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने डोनेशन दिया है तो ये डोनेशन 2 तरीके का हो सकता है। देखो, सब्सक्रिप्शन जो मैंने ऊपर ये पॉइंट देखिए, ये ऊपर पॉइंट बताया सब्सक्रिप्शन में और डोनेशन में फ़र्क क्या है। देखिए, सब्सक्रिप्शन जो मेंबर्स हैं उनको हर साल पे करना ही पड़ेगा। जो लोग इसके मेंबर बन गए हैं वो उनको हर साल सब्सक्रिप्शन देना ही पड़ेगा। लेकिन जो डोनेशन है वो कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी को देने के लिए। कोई बाहर का पर्सन, आउटसाइडर जो मेंबर्स के अलावा है या मेंबर्स में से ही कोई है, कोई डोनेट करना चाहता है, किसी ने 500 रुपये, किसी ने 1000 रुपये, 10,000 रुपये, तो ये डोनेशन भी इनकी इनकम का सोर्स होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये डोनेशन कितनी तरह का हो सकता है। डोनेशन देखिए बच्चों, 2 तरीके का हो सकता है। एक तो जनरल डोनेशन, सामान्य दान, और दूसरा स्पेसिफिक डोनेशन यानी कि विशेष दान। जैसे जनरल डोनेशन यानी कि उस पर्सन ने डोनेशन दिया लेकिन ये नहीं बोला कि आप इस डोनेशन को स्पेशल किस पर्पज़ के लिए खर्च करोगे, उन्होंने दे दिया है बस आपकी संस्था को कि आप किसी भी पर्पज़ के लिए उसे यूज़ कर सकते हो, तो वो हुआ जनरल डोनेशन। और नॉर्मली जो जनरल डोनेशन है वो थोड़ी सी अमाउंट का होता है, जैसे 500, 1000, 10,000, इतना ही। और जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है वो ज़्यादा बड़ी अमाउंट का होता है, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग। तो ऑब्वियस ही बात है कि कोई बिल्डिंग बनाने के लिए आपको दान करेगा तो वो 500, 1000 रुपये थोड़ी करेगा, तो ज़्यादा बड़ी अमाउंट होती है, तो ये आपका स्पेसिफिक डोनेशन बन जाता है। ठीक है बच्चों, ये भी इसकी इनकम का सोर्स होता है। इसके बाद आपकी आती है एंट्रेंस फ़ीस। नाम से पता चल रहा है कि ये फ़ीस वैसे तो मेंबर एंट्री के समय एक ही बार देते हैं, लेकिन ये एनपीओ के पास बार बार कभी किसी मेंबर की, कभी किसी और मेंबर की आती रहती है। तो ये क्योंकि मेंबर्स, मैंने आपको बताया कि आपके साथ मेंबर्स जुड़ते रहते हैं, जब भी कोई नया मेंबर जुड़ेगा वो आपको एंट्रेंस फ़ीस पे करेगा। फिर नया मेंबर जुड़ा, साल के बीच में हो सकता है कि 10, 15, 20 मेंबर जुड़े हों, तो वो जितनी बार जब भी मेंबर जुड़ेगा कोई, तो ये एंट्रेंस फ़ीस आपको बार बार मिलती रहेगी। लेकिन एक मेंबर अपनी लाइफ में एक ही बार पे करेगा, ये ध्यान रखना है आपने। देखिए, उसके बाद है लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस क्या होती है, देखो ध्यान से सुनना आप मेरी बात। जैसे मैंने पहला पॉइंट आपको बताया था सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होती है कि वो उन्हें हर साल पे करनी पड़ेगी। जितने भी सालों तक के लिए आपने एनपीओ स्टार्ट किया है उतने सालों तक के लिए, जब तक भी वो चलेगी तब तक के लिए आपको वो मेंबर्स को लगातार हर साल पे करने पड़ेंगे। लेकिन कुछ मेंबर्स होते हैं वो पूरी लाइफ के लिए एक ही बार सब्सक्रिप्शन इकट्ठी पे कर देते हैं, बजाय कि उसको हर साल पे करने के, तो उसका नाम सब्सक्रिप्शन से बदलकर लाइफ मेंबरशिप फ़ीस हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये भी इनकी इनकम का सोर्स है। पैसे तो आ रहे हैं ना इनके पास, जितने भी मैंने सोर्सेज अब तक बताए हैं, चाहे थोड़े आ रहे हैं चाहे ज़्यादा आ रहे हैं, उनके पास पैसे आ रहे हैं, तो उनके पास अपना काम करने के लिए पैसों का अरेंजमेंट हो रहा है। तो हम आज इसी बारे में तो बात कर रहे हैं कि उन एनपीओ को चलाने के लिए पैसा आएगा कहाँ से। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा है सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। जैसे पुरानी सामान इकट्ठा हुआ है, जैसे एनपीओ को चलाते हुए कई सारे साल हो गए हैं, तो पुराने, जैसे आपने स्पोर्ट्स की कोई एकेडमी खोल रखी है एनपीओ के नाम पर, और उसका पुराना कोई स्क्रैप है उसको बेचकर जो पैसा आता है, जैसे पुरानी रद्दी, अखबार वगैरह जो भी बेचकर पैसे प्राप्त होते हैं, ये भी तो इनकी इनकम का सोर्स है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों एंडोनमेंट फ़ंड। ये पेपर में एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ एंडोनमेंट फ़ंड। एंडोनमेंट फ़ंड क्या है, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा कि जब भी किसी ने अपनी कोई वसीयत यानी कि लीगेसी किसी स्पेशल पर्पस के लिए दान करी है, मतलब कोई बंदा अगर अपनी एसेट, कोई संपत्ति दान करके मरा है, तो उसने अपनी पूरी पूरी संपत्ति जो है वो आपकी एनपीओ को दे दी। आपके अच्छे काम को देखते हुए उसको भी लगा कि मैं कुछ दान कर सकता हूँ, तो उसने पूरी की पूरी अपनी लीगेसी आपकी संस्था के नाम कर दी। लेकिन वो कह के उसमें लीगेसी में, उसकी वसीयत में लिखा है कि आप उसकी संपत्ति को, वो संपत्ति पैसे भी हो सकते हैं, वो कोई आपकी ज़मीन भी हो सकती है, वो कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसने स्पेशली बताया है उस लीगेसी में, उस वसीयत में उसने मेंशन करा है कि ये स्पेशल किस पर्पस के लिए दान की है। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे सपोज़ आप कोई स्कूल रन कर रहे हैं, आप कोई स्कूल चला रहे हैं,
और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, गरीब बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन आप प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आसपास के समाज के लोग भी देख रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, एकदम आपके साथ कोई नहीं जुड़ता, लेकिन जब आप अपने दिल से अच्छा काम कर रहे हो, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, तो लोग भी आपके साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। तो शायद किसी के ऊपर इतना बड़ा इफेक्ट पड़ जाता है कि वो अपनी संपत्ति ही आपके नाम नहीं, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर देता है। जैसे सपोज़ आपने जिस जगह पर आपने स्कूल खोला हुआ है, उसके साथ वाली कोई जगह खाली पड़ी है, और वो पर्सन जो है जिसकी वो जगह है, वो उस जगह को स्पेशल ये कह के दान कर देता है अपनी वसीयत को कि ये जो जगह है ये स्कूल की बिल्डिंग बनाने के ही काम आनी चाहिए। तो ये क्या किया है कि ये स्पेशल पर्पस के लिए दान की गई है। ठीक है बच्चों, तो ये एंडोनमेंट फंड कैसे बनेगी कि अगर उसने पैसा दान किया है तो आपने बाहर कहीं इन्वेस्ट कर दिया, और उससे जो आपको ब्याज मिल रहा है, यानी कि उससे जो भी इनकम जनरेट हो रही है, वो भी इसी पर्पस के लिए यूज़ की जाएगी, जिस पर्पस के लिए, यानी कि बिल्डिंग के लिए अगर उन्होंने दान करी है तो वो पैसा भी उसी पर्पस में यूज़ होना चाहिए। अगर उन्होंने ज़मीन दान करी है और उस ज़मीन का किसी और पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो जिससे जो भी इनकम प्राप्त हो रही है, जैसे सपोज़ आपने किसी को खेती बाड़ी करने के लिए वो ज़मीन दिया, तो जो इससे इनकम कुछ सालों के लिए दिया जैसे आपने, तो उससे जो भी इनकम आपको रिसीव होगी, तो वो भी जब तक आप उस ज़मीन को उस स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ नहीं कर लेते, तब तक इकट्ठी करी गई वो सारी की सारी इनकम आपको उसी पर्पस के लिए यूज़ करनी पड़ेगी जिस पर्पस के लिए ये दान की गई थी। तो ये भी इनकी इनकम का सोर्स आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो चलो बच्चों, जैसे ही मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ये 5-6 पॉइंट्स बताए, इनके जैसे ना और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने मेन आपको बता दिए हैं। तो चलिए, अब मैं आपको क्या बता रही हूँ कि जितनी भी ये हमारी इनकम्स, ये एनपीओ की इनकम्स हैं, बड़े ध्यान से आप सुनना कि जितनी भी ये इनकम्स हैं, ये 2 तरीके की हो सकती हैं। आपने अगर मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझा होगा तो आप ये बात समझ जाएंगे कि ये 2 तरीके की कैसे। कुछ इनकम्स होती हैं कि जो हर साल बार बार मिलने वाली हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो एक ही बार मिलेंगी। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे सब्सक्रिप्शन है, मैंने आपको बताया कि ये जब तक भी मेंबरशिप उनकी रहेगी, जब तक उनको पे करना पड़ेगा, यानी हर साल बार पे करना पड़ेगा। एक तो हो गई इस टाइप की इनकम, और दूसरे टाइप की इनकम कौन सी, मैंने लिखा ना यहाँ की इनकम को आपने रिसीप्ट्स को जो भी प्राप्तियाँ हो रही हैं उसको 2 टाइप्स में डिवाइड करना है। एक जो बार बार मिलेगी, एक वो जो बार बार नहीं मिलेगी, मतलब हर साल आपको रिसीव नहीं होगी, दूसरे टाइप की वो होती है। तो हमने इसको नाम दे दिया रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। देखिए, रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट आयगत प्राप्तियाँ, कैपिटल रिसिप्ट पूंजीगत प्राप्तियाँ। आर से रिवेन्यू, आर से रिपीटिंग नेचर, यानी कि जो बार बार यानी रिपीटिंग नेचर की प्राप्त होने वाली आय हो वह आयगत प्राप्ति है, इसे रिवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। ठीक है बच्चे। और दूसरी है कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि जो बार बार प्राप्त होने की संभावना ना हो उसे कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। मैंने इसके आगे देखिए एग्जांपल्स ऐड कर दिए, जो मैंने आपको अभी पीछे एक्सप्लेन करे हैं ना, उन्हीं को ही मैंने यहाँ लिखा है। देखिए इसके एग्जांपल, रिवेन्यू रिसिप्ट के एग्जांपल क्या है, जो यानी कि जो बार बार हमें मिलेंगे उसके एग्जांपल क्या है, सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, बार बार मिलेगी। सेल ऑफ ओल्ड एसेट, जैसे पुरानी रद्दी कबाड़ बार बार इकट्ठा हो जाता है, इसको बार बार बेच के आप पैसा इकट्ठा कर सकते हो। एंट्रेंस फीस, इसके लिए पहले जनरल डोनेशन, ये समझ लेते हैं, ये भी बार बार मिल ही सकता है, 500-1000 रुपये का दान मिलता ही रहता है। अभी एंट्रेंस फ़ीस के लिए आप सुनिए, एंट्रेंस फ़ीस कई बार आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट में काउंट हो जाती है और कई बार आपकी कैपिटल रिसिप्ट में काउंट हो जाती है। तो आपको कैसे पता चलेगा, अगर क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया गया है कि आपकी संस्था इसे कैपिटल रिसिप्ट मानती है, तो इसने आपको इसको कैपिटल रिसिप्ट में काउंट करना है, और अगर आपकी संस्था इसे मानती है कि रिवेन्यू रिसिप्ट है तो आपको रिवेन्यू रिसिप्ट में मानना है। ये उस क्लब के डिसीजन पर डिपेंड करता है कि एंट्रेंस फीस को आप क्या मानोगे। ठीक है बच्चों। अब ये जो कैपिटल रिसिप्ट हैं जो बार बार प्राप्त होने की संभावना नहीं है, इसमें कौन कौन से आएंगे, एंडोनमेंट फंड, लीगेसी, जैसे किसी ने अपनी वसीयत दी, वो कोई हर साल थोड़ी ना कोई मरेगा और अपनी वसीयत दान करेगा। लाइफ मेंबरशिप फीस, ये नाम से पता चल रहा है पूरी लाइफ में एक ही बार पे करनी है उसने। और स्पेशल डोनेशन, स्पेशल किसी पर्पज़ के लिए जो डोनेशन दी गई है वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट मानी जाएगी। ठीक है बच्चों, ये आपने बड़े ध्यान से याद रखनी है सारी बातें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।
और इसको अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं सभी बातों को। अगर कोई बात समझ ना आए तो वीडियो को रीप्ले करके दोबारा से देख सकते हो। और अब हम जैसे ये रिसीप्ट्स की बात करी, ना कि कहाँ से रिसीप्ट्स मतलब प्राप्तियाँ, कि कहाँ कहाँ से पैसा आएगा। अब आपको लगता है कि खाली पैसा आएगा ही आएगा, जाएगा कुछ नहीं? जाएगा भाई, जैसे आ रहा है वैसे जाएगा भी, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी पेमेंट्स की, कि पेमेंट्स किस तरह से की जाती हैं। देखिए, ऐसे ही पेमेंट्स भी होती हैं जो 2 टाइप्स में डिवाइड की जाती हैं। पेमेंट्स 2 टाइप की, कौन कौन सी? रेवेन्यू पेमेंट्स और कैपिटल पेमेंट। ये भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से। कुछ पेमेंट्स ऐसी होती हैं जो बार बार पेमेंट की करनी पड़ती हैं, रेगुलर रिपीटिंग नेचर की होती हैं, वो आपकी रेवेन्यू पेमेंट्स होती हैं। और जो पेमेंट्स बार बार नहीं की जाती और उसके बदले एसेट जनरेट हो जाती है, तो यानी कि वो कई सालों में एक बार पे करनी है, तो वो आपकी कौन सी पेमेंट है? कैपिटल पेमेंट है। तो चलिए इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब ध्यान से आप मेरी बात को सुनना कि जैसे आपने सपोज़ बिजली का मीटर लगवाया है, तो वो तो खर्चा एक ही बार है, वो आपका कैपिटल पेमेंट है। लेकिन जो उसका बिल आएगा वो हर महीने का आएगा ना, बार बार आ रहा है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कौन सी नेचर का है? रेवेन्यू नेचर का, इसलिए वो रेवेन्यू पेमेंट है। उसके बाद जो सैलरी है वो हर महीने देनी है, ऑफिस के जो एक्सपेंसेस हैं, इस तरह के और भी खर्चे हो सकते हैं। आपको शायद समझ में आ गया होगा कि रेवेन्यू पेमेंट्स कौन सी होती हैं। अब कैपिटल पेमेंट्स जो बार बार नहीं की जाती, जैसे परचेज ऑफ बिल्डिंग कोई हर साल खरीदी जाएगी नहीं ना। और ये भी खास बात होती है कि जो ये पेमेंट्स हैं कैपिटल पेमेंट्स, इनके बदले एसेट आपकी जनरेट हो जाएगी। जैसे बिल्डिंग खरीदी, पैसे चले गए और बदले में बिल्डिंग आ गई, इसमें पैसे चले गए, बदले में कुछ नहीं आ रहा है। इसमें परचेज ऑफ लैंड यानी पैसे चले गए और ज़मीन खरीद ली आपने, और कोई और फिक्स एसेट आपने खरीद ली। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए मैंने आपको क्या बताया है, फाइनली मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या बताया मैंने आपको। कि जो ये आपकी एनपीओ होता है, इस एनपीओ में कहाँ से आपके पास पैसा आता है और कहाँ ये चला जाता है, बेसिक अभी बहुत थोड़ी सी बात बताई मैंने आपको, लेकिन एक छोटी सी मैंने कोशिश की है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपके लिए इस तरह की कोशिश आगे भी करती रहूं, तो प्लीज़ मेरा भी हौसला बढ़ाइए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिल रही है इस वीडियो से, शायद मिलेगी आपको इससे हेल्प, अगर आप मन से इसे सुनेंगे, तो आप इसे ज़रूर शेयर करो ताकि दूसरों की भी मदद इसमें हो सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।